डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो सीजी का पार्ट 4 है, जिसमें आपको ये निकालना है कि व्हाट विल बी द सीजी ऑफ एन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, द टू ऑर्डिनेट्स एफ ए एंड एफ बी एंड द एक्स एक्सिस। देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है, CG ऑफ एन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, द टू ऑर्डिनेट्स y इक्वल टू एफ ए एंड y इक्वल टू एफ बी एंड द एक्स एक्सिस। यानी आपको इस एरिया का CG निकालना है। यहां से ये एरिया लीजिए, ये दो ऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस और ये ऑर्डिनेट। इससे जो सराउंडेड एरिया है, उस एरिया का आपको CG निकालना है। तो आपने ये CG का फॉर्मूला पढ़ा, एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डीएम। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा। और y बार इज इक्वल टू इंटीग्रल y डीएम बटा इंटीग्रल डीएम। तो इसमें डीएम क्या है? इस फॉर्मूले में एक्स जो है एलिमेंट्री मास डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट है, यहां पर एक्स, और इसमें y जो है इस एलिमेंट्री मास डीएम का y कोऑर्डिनेट है। तो आपको पहले यहां पर क्या कंसीडर करनी है कि हमने एक एलिमेंट्री स्ट्राइप कंसीडर किया, PQRS। ये देखिए, एलिमेंट्री स्ट्राइप मैंने कंसीडर किया, PQRS। ये एलिमेंट्री स्ट्राइप मैंने कंसीडर किया। बी कंसीडर, देखिए, बी कंसीडर एंड elementary strip and elementary stripe. We consider an elementary stripe PRSQ of width dx and parallel to y-axis and parallel to y-axis and parallel to y-axis and parallel to y-axis। ये हमने एलिमेंट्री स्ट्राइप कंसीडर किया। और मान लेते हैं कि एरियल डेंसिटी रो है, लेट एल बी, यहां लेट रो बी दी एरियल डेंसिटी यहां वास्तव में प्लेट दिया गया है। तो वह प्लेट जो है कर्व y इक्वल टू एफ एक्स और दो ऑर्डिनेट एफ ए और एफ बी और एक्स एक्सिस से घिरा हुआ है। उसी प्लेट का आपको CG निकालना है। तो यहां मान ले रहे हैं कि लेट रो बी दी एरियल डेंसिटी ऑफ द area of the area of which
of which CG is to be determined, ऐसा करना है। जिसका सीजी निकालना है उसका हमने रो एरियल डेंसिटी ले लिया। अब आपको यहां पर यह देखना है कि यहां जो एलिमेंट्री स्ट्राइप है उसका एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर एक्स है और ये जो है ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो आप आप कह सकते हैं कि एलिमेंट्री स्ट्राइप का एरिया कितना हुआ। तो देखिए हियर एरिया of the elementary stripe, elementary stripe, area of the elementary stripe is equal to, इसका एरिया हो गया y और dx, इतना हो गया y dx एरिया हो गया। ये लेंथ y और ये dx चौड़ाई। यहां पर जो विड्थ लिया गया है ये यहां पर rs, ये rs इज इक्वल टू dx है, rx इज इक्वल टू dx है, rs इज इक्वल टू dx। इसीलिए एलिमेंट्री स्ट्राइप का एरिया हो गया y dx। बिल्कुल ये क्लियर है। तो अब यहां पर आप ये निकालें कि उसका मास कितना हो गया। देखिए देखिए मास ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्राइप, hence mass of the elementary stripe, mass of the elementary stripe, elementary mass of the elementary stripe, mass of the elementary stripe। तो यह मास हो गया यहां पर रो वाई dx, ये एलिमेंट्री स्ट्राइप का मास हो गया। और एलिमेंट्री स्ट्राइप का जो x कोऑर्डिनेट है वह x है। देखिए and the x coordinate of the elementary stripe of the elementary stripe, elementary
stripe, x coordinate of the elementary stripe इज इक्वल टू, यहां पर x है तो x बार का मान आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर x बार की वैल्यू इतनी हो गई। Therefore x bar is equal to, therefore x bar is equal to, x बार की वैल्यू हो गई इंटीग्रल, आप लीजिए स्ट्राइप का जो होल मास है ये और उसका x कोऑर्डिनेट यानी रो y dx और डिवाइडेड बाय इंटीग्रल रो y dx, dm का वैल्यू लिख दिया। ये dm का वैल्यू है, ये x कोऑर्डिनेट और ये dm का x कोऑर्डिनेट, ये dm का वैल्यू हुआ। तो इसका मान आ गया यहां पर इंटीग्रल xy dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dx। अब यहां कर्व यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो यहां पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इंटीग्रल, सॉरी यहां गलत लिखा गया, इंटीग्रल y dx, इंटीग्रल y dx। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल है x एफ एक्स dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रल एफ एक्स dx। ये x कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो गया। इसी तरह से अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एलिमेंट्री स्ट्राइप का मास जो है वह CG पर होगा। तो आपको जो एलिमेंट्री मास है उसका y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एलिमेंट्री मास का y कोऑर्डिनेट जो होगा वह उसके CG पर होगा और इसका CG जो है यहाँ मध्य बिंदु पर होगा। ये देखिए ये मिडिल पॉइंट पर यहाँ पर ये CG होगा और ये जो लेंथ होगा यह y/2 होगा, यह y/2 होगा। तो एक्चुअली एलिमेंट्री स्ट्राइप का मास जो है CG पर कंसंट्रेट रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो मास का y कोऑर्डिनेट हुआ वह y/2 हुआ। तो देखिए यहां पर जो निकाला जाएगा वो ये इस प्रकार से y कोऑर्डिनेट निकलेगा। देखिए the mass of the elementary stripe, now the mass of the elementary stripe, mass of the elementary stripe, elementary stripe will be centered at the CG, at the CG of the stripe,
stripe. Therefore, the y coordinate of the CG, the y coordinate of the CG of the stripe y coordinate of the CG of the stripe इज इक्वल टू यह y बटा 2 हो जाएगा। ये ध्यान देने की बात है क्योंकि स्ट्राइप जो है वह एक रेक्टेंगुलर शेप का है, उसको रेक्टेंगुलर शेप माना जा सकता है क्योंकि dx जो है बहुत छोटा लेंथ है, तो इसलिए वह स्ट्राइप जो है उसकी सीजी मिडिल पॉइंट पर होगी और इसलिए मिडिल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y बटा 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर हेंस आप कह सकते हैं कि यहाँ पर y बार का वैल्यू इतना हुआ, हेंस y बार इज इक्वल टू ये हो गया, y बार इज इक्वल टू इंटीग्रल y बटा 2, ये y कोऑर्डिनेट हो गया और आपने उसको निकाला था कि ये रो y dx ये एलिमेंट्री मास हो गया और नीचे इंटीग्रल ये रो y dx ये हो गया, यही y बार का वैल्यू हो गया है, रो रो कैंसिल हो गया तो बच गया यहाँ पर 1 बटा 2 इंटीग्रल y स्क्वायर dx, इंटीग्रल y स्क्वायर dx और नीचे इंटीग्रल हो गया y dx, यही y कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर जो कर्व दिया गया है y इक्वल टू fx फॉर्म में दिया गया है, यदि y इक्वल टू fx फॉर्म में ये कर्व नहीं हो करके x इक्वल टू gy के फॉर्म में होता तो यह फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता, इसको मैं अभी बताता हूं। तो देखिए मैं CG का ये जो yx प्रारूप है वो बताने जा रहा हूं। जब CG ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू gy और यहाँ पर बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू gy, द टू एब्सिसा x इज इक्वल टू gc यानी y इज इक्वल टू c एंड x इज इक्वल टू gd दैट इज y इज इक्वल टू d एंड द y एक्सिस, यानी आपको इस कर्व का इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू gy के टर्म में दिया हुआ है और ये दो एब्सिसा है, ये लेंथ है जिसका वैल्यू आप यहां से इस लेंथ को निकालेंगे तो यह लेंथ एब्सिसा कहलाएगा और ये लेंथ जो है यहाँ पर देखिए ओरिजिन नहीं लिखा है, ये ओरिजिन है, तो यहाँ पर C और D के बीच में जो एरिया बाउंड होता है दो एब्सिसा से, तो उस एरिया का CG आपको निकालना है। जैसे पहले केस में निकाला था तो वह कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स दिया था। कभी कभी पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है कि y इक्वल टू एफ एक्स कर्व का इंटीग्रेशन यदि डिफिकल्ट हो रहा है तो आप उसको ट्रांसफर कर लीजिए x इक्वल टू जी वाई में और x इक्वल टू जी वाई कर्व को ट्रेस कीजिए और यहाँ पर मान लीजिए कि y इक्वल टू सी है, y इक्वल टू डी है, तो यहाँ पर
एब्सिशा का हो गया। यहाँ पर ये लेंथ बता रहा है x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये लेंथ बता रहा है x इज इक्वल टू जी डी, ये बता रहा है लेंथ x इज इक्वल टू जी डी, सॉरी यहाँ लेंथ बता रहा है x इज इक्वल टू जी डी, x बराबर जी डी ऐसे बता रहा है, जी डी x इज इक्वल टू जी डी ये बता रहा है। और ये लेंथ बता रहा है यहाँ पर x इज इक्वल टू जी सी, ये लेंथ बता रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो एब्सिशा ये जो लेंथ है x इज इक्वल टू यहाँ पर ये लेंथ यानी जीबी की लंबाई जी सी है। और यहाँ जो डी ए की लंबाई है वह जी डी है। तो यहाँ पर एलिमेंट्री स्ट्राइप जो है, एलिमेंट्री स्ट्राइप का जो विड्थ है वो जी वाई है। तो यहाँ पर यदि मान लेते हैं कि रो जो है एरियल डेंसिटी है, ई यहाँ पर लिखे ई रो बी दी एरियल डेंसिटी, बी दी एरियल डेंसिटी, एरियल डेंसिटी, एरियल डेंसिटी, डेंसिटी of the area, of the area, then mass, then mass of the elementary stripe, mass of the elementary stripe, elementary mass of the elementary स्ट्राइप, ये मास ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्राइप कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो मास ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्राइप यहाँ पर हो जाएगा, ये थोड़ा सा हमने इसको इस प्रकार से लेना चाहिए था, P यहाँ लेना चाहिए था और Q यहाँ लेना चाहिए था। तो यहाँ पर P का जो हमने कोऑर्डिनेट माना है ये y कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पर देखिए ये लेंथ y है, यानी यहाँ पर OR, ये OR की वैल्यू जो है यहाँ पर ये y है, OR इज इक्वल टू y, और ये OR की वैल्यू y है और RP की वैल्यू यहाँ पर x है, यानी P का कोऑर्डिनेट जो हमने लिया है ये लिया है xy, x कोऑर्डिनेट ऐसे लिया है, xy लिया है। तो RP का वैल्यू यहाँ पर x है, RP इज इक्वल टू x हो गया। तो एरिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्राइप हो गया x dy, देखिए रो x dy ये एलिमेंट्री स्ट्राइप का मास हो गया, रो x dy। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आरपी का लेंथ जो है यहाँ पर x है और एलिमेंट्री स्ट्राइप का विड्थ dy है, इसीलिए एलिमेंट्री स्ट्राइप का मास हो गया रो x dy। तो यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू कितनी होगी, पहले वाई बार का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। देयरफॉर देखिए यहाँ पर वाई बार का वैल्यू इतना हो जाएगा, देयरफॉर वाई बार इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल वाई डीएम होता है डिवाइडेड बाय इंटीग्रल एक्स डीएम होता है, वाई डीएम डिवाइडेड बाय डीएम। तो यहाँ y जो है ये तो कोऑर्डिनेट हो गया O से OR, ये y का वैल्यू हो गया।
तो ये इंटीग्रल हो गया y और ये हो गया रो एक्स डीवाई, रो एक्स डीवाई डिवाइडेड बाय रो एक्स डीवाई। देखिए ये चीज हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया। अब यहाँ वाई बार का वैल्यू इंटीग्रल वाई एक्स डी वाई। अब डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ हो गया एक्स डी वाई। अब यहाँ इंटीग्रेशन जो है वाई के रेस्पेक्ट में, तो आप इसको ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। देखिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर y का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर y का वेरिएशन है, तो दिस इंप्लाइज यहाँ पर y बार की वैल्यू हो जाएगी ये y बार इज इक्वल टू इंटीग्रल। तो इंटीग्रल यहाँ पर देंगे y इज इक्वल टू c टू y इज इक्वल टू यहाँ पर d, ऐसे देंगे। और ये y और x की वैल्यू यहाँ पर gy हो जाएगी, gy ऐसे। तो ये टोटल y का फंक्शन हो गया, इस प्रकार से लिखा जाएगा। और डिवाइडेड बाय यहाँ पर इंटीग्रल y इज इक्वल टू c टू y इज इक्वल टू d, और x के जगह पर gy और dy, ऐसे करके ये y बार की वैल्यू यहाँ पर निकाली जाएगी। अब यहाँ पर x बार जो निकाला जाएगा, तो यहाँ पर x बार की वैल्यू इस प्रकार से आएगी, ठीक उल्टा हो जाएगा। जो पहला केस है उससे ठीक उल्टा होगा इसमें। तो यहाँ पर y बार की वैल्यू देखिए इतनी हो जाएगी, x बार की वैल्यू। यहाँ पर x बार इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल, यह होता है एक्स डी एम बटा इंटीग्रल डी एम। वहां x क्या है, तो एलिमेंट्री मास का x कोऑर्डिनेट है। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट्री मास जो है बीच में स्ट्राइप के बीच में सेंटर्ड होगा, तो इसका यहाँ आरपी का वैल्यू x है, तो इस स्ट्राइप के CG का x कोऑर्डिनेट x/2 हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा, x बार की वैल्यू इतनी आ जाएगी। देखिए x बार की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल x/2, यहाँ पर x/2 हो जाएगा, और dm की वैल्यू यहाँ पर y dy, ये रो y dy, सॉरी ये x रो x dy, ये डिवाइडेड बाय इंटीग्रल रो x dy, ये वैल्यू आ जाएगा, सीधे रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 1/2, और ये इंटीग्रल x स्क्वायर dy डिवाइडेड बाय इंटीग्रल x dy, ये y बार की वैल्यू हो जाएगी। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देना पड़ेगा तो यहाँ पर फंक्शन x को ट्रांसफर करना पड़ेगा। फंक्शन x ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल, यहाँ पर हो जाएगा ऐसे gy, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और dy, और यहाँ y इज इक्वल टू वही हो जाएगा y इज इक्वल टू c टू y इज इक्वल टू यहाँ d,
ऐसे हो जाएगा। और डिवाइडर यहाँ पर थोड़ा सा देखने में स्पष्ट नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल इतना आएगा, इंटीग्रल ये 1/2 तो रहेगा ही, 1/2 ये रहेगा, और ये y इक्वल टू सी टू y इक्वल टू ऐसे d आ जाएगा, और ये आ जाएगा gy y इक्वल टू gy एक्स स्क्वायर, तो ये gy का होल स्क्वायर हो जाएगा, dy ऐसे आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय इंटीग्रल y इक्वल टू सी टू y इक्वल टू d, और ये gy इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और dy होल स्क्वायर नहीं, सॉरी नो, तो आप इतना ही लिखेंगे, gy dy, ये रिजल्ट हुआ। तो इस केस में x बार इस प्रकार से निकाला जाएगा। अब मैं आपको थर्ड केस बता रहा हूं जो इस प्रकार है। तो देखिए, मैं तीसरा केस जो बताने जा रहा हूं उसमें यह है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स का केस है। पोलर इक्वेशन, जैसे ये कर्व है तो इस कर्व का पोलर इक्वेशन r इज इक्वल टू एफ थीटा ये दिया हुआ है, और दो रेडियाई वेक्टर्स थीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 और थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 के बीच में जो एरिया सराउंड हो रहा है उस एरिया को आपको निकालना है, यानी O से लेकर के A और ऐसे P R Q B ये टोटल एरिया आपको निकालना है। यानी थीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 और थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 के बीच में और कर्व को लेकर के जो एरिया सराउंड होता है उस एरिया को आपको निकालना है। तो उसी का मैंने नाम दिया है आर्टिकल अल्फा अल्फा, और पिछले दो आर्टिकल का नाम दिया, एक का एक्स वाई दूसरे का वाई एक्स। तो इस केस में एरिया सराउंडेड बिटवीन द कर्व एंड टू रेडियाई वेक्टर्स अल्फा थीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 एंड थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 ये निकालना है। तो देखिए CG ऑफ CG, यहां CG ऑफ द एरिया CG of the area bounded by the curve, bounded by the curve, bounded by the curve, bounded by the curve and the two radii vectors and the two radii vectors theta is equal to alpha 1 and theta
यहाँ कर्व का नाम भी दे सकते हैं, r इक्वल टू एफ थीटा एंड 2 रेडियाई वेक्टर। कर्व का इक्वेशन r इज इक्वल टू एफ थीटा है और दो रेडियाई वेक्टर्स थीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 एंड थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 के बीच में जो एरिया सराउंड होता है वह एरिया निकालना है। यहाँ P से Pn जो ऐसे लंब डाला गया है, ऐसे लंब डाला गया है। तो देखिए एंड थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2, तो इसका CG निकालना है। तो ये CG निकालने के लिए हमने क्या किया कि एक एलिमेंट्री स्ट्राइप POQ कंसीडर किया। We have considered an elementary stripe देखिए एलिमेंट्री स्ट्राइप POQ where angle POQ is equal to d theta and angle XOP this is equal to थीटा, यह थीटा है। तो आप एलिमेंट्री स्ट्राइप का एरिया निकालना होगा आपको पहले। तो देखिए मान लीजिए लेट रो बी the areal density of the area of which CG is to be determined हमने रो को एरियल डेंसिटी ले लिया। तो देखिए हमको POQ की एरिया निकालनी पड़ेगी। तो एरिया यहां पर देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर POQ इस सेक्टर का एरिया कितना हुआ। तो फॉर द टाइम बीइंग उस सेक्टर को ट्रायंगल माना जा सकता है और ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 और बेस को हमने ले लिया OP और यह OP जो है R के बराबर है रेडियस वेक्टर। तो OP तो OP ये हमने बेस माना, OQ को बेस माना। तो OQ का वैल्यू यहाँ R प्लस डेल्टा R है, R प्लस डेल्टा R है।
और हाइट हो गया पीएन, पीएन की हाइट हो गई पीएन, ये देखिए ये पीएन, तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ओपी हाइपोटेन्यूज हो गया, और पीएन जो हो गया परपेंडिकुलर, तो आर साइन थीटा इसकी वैल्यू हो गई इंटू ओपी। आप ऐसे लिख सकते हैं ओ क्यू और इंटू पीएन, ऐसे लिख सकते हैं। तो जिसका वैल्यू हो गया 1/2 आर प्लस डेल्टा आर, और ये हो गया आर साइन डेल्टा थीटा, आर साइन डेल्टा थीटा, इतना हो गया। आप तो इसका जो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू हुआ वह हो गया 1/2, और ये डेल्टा आर 0 हो जाएगा जब लिमिट लेंगे, तो ये आर केवल बचेगा, और साइन डेल्टा थीटा जो है यहाँ पर हो गया आर, और साइन डेल्टा थीटा का लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा थीटा हो गया। तो ये वैल्यू हो गया दिस इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डेल्टा थीटा, आर स्क्वायर अब डी थीटा लिखे। अब लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा थीटा नहीं लिखा जाएगा, ये डी थीटा लिखा जाएगा, ये ऐसे डी थीटा लिखा जाएगा। तो आर स्क्वायर डी थीटा लिमिटिंग वैल्यू हो गया 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, ये सेक्टोरियल एरिया पीओक्यू हो गया। तो मास ऑफ दिस सेक्टोरियल एरिया देखिए इतना हो गया। Therefore, mass of the sectorial area, mass of the sectorial area, देखिए मास कितना हो गया, रो मान लिया है हमने डेंसिटी, इसलिए रो इंटू 1/2, और ये आर स्क्वायर डी थीटा हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर डी थीटा, दैट इज 1/2 रो आर स्क्वायर डी थीटा। ये हो गया सेक्टोरियल एरिया, ये एलिमेंट्री एरिया। देयरफॉर मास ऑफ दी, यहां सेक्टोरियल नहीं लिखना चाहिए था, मास ऑफ दी स्ट्राइप, मास ऑफ दी स्ट्राइप ये लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए मास ऑफ दी एंगुलर स्ट्राइप आप कह सकते हैं। तो ये इतना हो गया। अब यह मास जो है जी पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर केंद्रित होगा। तो यहां पर जो फॉर्मूला लगाया जाता है, देखिए ट्रायंगल का जो सीजी होता है वह सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर होता है, यानी मीडियम सेंटर पर होता है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगल मान लिया गया, तो ये जी जो हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यह मीडियम सेंटर होगा ट्रायंगल पीओक्यू का। तो यहाँ ओजी का जो मान होगा, हमको यहाँ पर ये जो मास है इसका एक्स कोऑर्डिनेट देना है, यानी ओएम का वैल्यू ये लिखना है। तो ओएम का वैल्यू यहां पर हो जाएगा, ये जो ओपी है, इस ओपी का 2/3 होगा ओजी। तो देखिए लेट, यहां आप कह सकते हैं कि
the mass of the stripe, the mass of the stripe, the mass of the stripe will be centered at the CG of the triangular sectorial area POQ। सेक्टोरियल एरिया जो है वह POQ है, वह ट्रायंगुलर है। तो देयरफॉर यहां पर the approximate value of OG का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, क्योंकि जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ट्रायंगल का, तो OG का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 2/3 OP, इतना हो जाएगा, यानी 2/3 R हो जाएगा OG का वैल्यू। तो therefore x coordinate of OG का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, यहां पर OM हो गया और इस OM का वैल्यू हो गया OG cos थीटा, इसको लिखेंगे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ OG इज इक्वल टू OM, और इस OM का अप्रोक्सीमेट वैल्यू OG cos थीटा आएगा, दैट इज 2/3 cos थीटा, इतना आएगा। यहां सारी चीजें अप्रोक्सीमेशन में ले ली है। और y कोऑर्डिनेट दैट इज MP एंड y कोऑर्डिनेट of G is equal to mg और दिस इज इक्वल टू OG sin थीटा होगा, जिसका वैल्यू यहां पर 2/3, यहां 1 मिनट, OG का वैल्यू 2/3 R है, तो यहां 2/3 R cos थीटा होगा और यहां 2/3 R sin थीटा होगा। ये हो गया। तो G का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकल चुका, तो आप फार्मूला लगाइए। देयरफॉर x बार बराबर देयरफॉर यहां x बार की वैल्यू हो गई, देयरफॉर x बार इज इक्वल टू, तो x बार का मान आप जानते हैं, ये होता है इंटीग्रल x dn बटा
इंटीग्रल डीएम, जहां x क्या है, ये डीएम का x कोऑर्डिनेट है, एलिमेंट्री मास का। तो x कोऑर्डिनेट यहां पर जो लिखा गया x कोऑर्डिनेट जी का, वह 2/3 आर स्क्वायर कॉस थीटा, आर 2/3 आर कॉस थीटा, ये लिखा गया 2/3 आर इंटू कॉस थीटा। और एरियल डेंसिटी हो गया 1/2 रो आर स्क्वायर डी थीटा, ये हो गया, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल, यहां पर डीएम का मान देना है, तो 1/2 रो आर स्क्वायर डी थीटा हुआ। तो आपको यहां पर जो कोऑर्डिनेट हो गया सीजी का, वह इतना हो गया, सीजी का एक्स कोऑर्डिनेट देखिए इतना हो गया। बहुत स्पष्ट लिखेंगे तो देखिए यहां पर इंटीग्रल अल्फा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू अल्फा 1, ये थीटा इज इक्वल टू अल्फा 1, और यहां थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 के बीच में इंटीग्रेशन करना है। 1/2 रो ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, तो यहां जो बच रहा है 1/2 रो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा यहाँ 2/3, ये कॉमन में आ जाएगा, और ये यहां पर आ जाएगा आर क्यूब कॉस थीटा आ जाएगा डी थीटा, ये आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, यहां पर भी इंटीग्रेशन होगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 टू थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2, थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 और आर स्क्वायर डी थीटा, ये सीजी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। अब इस रिजल्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहां बाई बार का वैल्यू हो जाएगा एंड बाई बार इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, एंड देखिए ये बाई बार की वैल्यू एंड बाई बार की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल वाई डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डीएम, ये चीज लिखा गया है। तो यहां पर आप y का वैल्यू देंगे, तो यहां पर y का मान आएगा, देखिए दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल y का वैल्यू यहां आएगा 2/3 आर साइन थीटा, ये सीजी का y कोऑर्डिनेट हुआ, और 1/2 रो आर स्क्वायर डी थीटा, ये हो गया मास ऑफ, यानी डीएम का वैल्यू हो गया, और ये डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। तो डिवाइडेड बाय इंटीग्रल, इंटीग्रल यहां आ जाएगा 1/2 रो आर स्क्वायर डी थीटा, तो यहां से 1/2 रो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली इसका रिजल्ट आएगा इंटीग्रल, यहाँ थीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 टू थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2, और यहां आ जाएगा आर क्यू साइन
आर क्यू साइन थीटा डी थीटा और डिवाइडेड बाई, यहाँ 2/3 ऐसे कॉमन हो जाएगा और ये इंटीग्रल आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू α1 थीटा इज इक्वल टू α2 r स्क्वायर डी थीटा। यही इसका फाइनल y कोऑर्डिनेट आएगा। इन्हीं दो फॉर्मूले को लगा करके पोलर कर्व्स का सीजी निकाला जाता है। जैसे कार्डवाइड हो गया, एस्ट्रॉयड हो गया, फोलियम ऑफ डिस्कार्ड हो गया, इस तरह का जितने भी पोलर कर्व से घिरे हुए लैमिना होंगे उसको इन्हीं दो फॉर्मूले को लगा करके सीजी निकाला जाएगा। तो ये जो मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए, ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसको मेमोराइज रखना आवश्यक है। तो अब मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ और अब इसका आगे मैं प्रॉब्लम बताऊंगा। धन्यवाद।